ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि 1 kg लिक्विड को, लिक्विड सब्सटेंस है हमारे पास, उस लिक्विड सब्सटेंस को हमने गैस में कन्वर्ट किया है। किसमें किया? गैस में। यानी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए उसका ही बॉइलिंग पॉइंट, देखो उसका ही बॉइलिंग पॉइंट तो वही सेम टेम्परेचर, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट पर सेम टेम्परेचर पर यदि कोई चीज लिक्विड से गैस हो रही है तो वो क्या कहलाती है? वेपराइजेशन। अब दोनों को एकदम मिक्स करके बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनो। वेपराइजेशन का मतलब होता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना उसके मेल्टिंग पॉइंट पर सेम टेम्परेचर। अच्छा, ये तो होता है फ्यूजन। और वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन वो होता है कि 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करना उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसी सेम टेम्परेचर पर। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आप राइट कर लीजिए। ओके, चलिए आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे उसके टॉपिक के बाद बात करेंगे हम प्रेशर। ये इतना ही है टेम्परेचर में। अब प्रेशर। अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स। यानी एरिया के अकॉर्डिंग जो फोर्स एप्लीकेबल होता है उसे हम प्रेशर बोलते हैं। इसके लिए क्या होता है? अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर लगता है कम, अगर एरिया कम है तो प्रेशर लगता है ज्यादा। ओके, जैसे मान लो ये सामने बोर्ड है, अगर मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, यहाँ पे हम प्रेशर लगाए तो एरिया बहुत ज्यादा है, मान लो ये बोर्ड है तो एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है तो हम प्रेशर कम लगा पाएंगे। लेकिन अगर मैंने छोटा सा कर लिया ना तो यहाँ पे हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। यानी इसका मतलब है एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर अगर कम होगा तो एरिया ज्यादा होता है। ओके, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे वेरी करता है। तो तीनों चीजों पे आओ, पहले आते हो सॉलिड पे। इस सॉलिड के लिए क्या कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर? सॉलिड के लिए प्रेशर कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है? देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना नो इफेक्ट होता है, यानी सॉलिड पे नो इफेक्ट होता है। किस तरह से? इसका यानी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। यानी सॉलिड पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो दूसरा टॉपिक है वो, यानी दूसरा जो पॉइंट है वो है नॉन कंप्रेसिबल। यानी ये क्या है? नॉन कंप्रेसिबल, यानी कंप्रेस नहीं हो सकता। कंप्रेस समझते हो ना, यानी दब नहीं सकता, अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता, यानी नॉन कंप्रेसिबल। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे सॉलिड के, अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो वो डिफॉर्म कर देगा। डिफॉर्म मतलब उसकी शेप चेंज हो सकती है और फाइनली वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी अगर मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला है अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो जो सबस्टेंस है ना, यानी जो सॉलिड है वो डिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफॉर्म। और डिफॉर्म होने से क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन। यानी देखो ये मार्क करें सॉलिड है, अगर मैं इसे ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये डिफॉर्म तो हो सकता है, मान लो शेप ले लेगा, लेकिन शेप लेने के साथ साथ ये टूट जाएगा। अगर टूट जाएगा तो ये सारी प्रॉपर्टी होती है किसकी? सॉलिड की। ओके, आप राइट कर सकते हैं। इसके बाद लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे। ठीक, ओके, चलिए। ठीक है, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड पर भी यहाँ पे क्या नहीं होता? नो इफेक्ट ऑन प्रेशर, नो इफेक्ट ऑन प्रेशर। यानी प्रेशर का लिक्विड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और ये भी क्या होता है? नॉन कंप्रेसिबल। क्या होता है? नॉन कंप्रेसिबल। यानी इसको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी दबा नहीं सकते, लिक्विड को भी दबा नहीं सकते। कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, तो दो चीजें समझ में आई कि ये क्या होता है, यानी इसका जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट नहीं होता प्रेशर पे, लिक्विड पे। और दूसरा क्या? नॉन कंप्रेसिबल होता है। अगर गैस की बात करें, देखिए, अच्छा गैस की बात तो सिंपल है कि गैस क्या होता है कि जो अगर मान लो किसी गैस का जो वॉल्यूम है उसे आप क्या करेंगे? उसे आप घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। कि वॉल्यूम जो है किसी गैस का क्या करेंगे? आप डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे? डिक्रीज। ये साइन गैस का होता है, डिक्रीज का होता है। यानी अगर आप वॉल्यूम जो गैस का ना डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। ये बात याद रखना हमेशा के कि अगर किसी गैस का जो वॉल्यूम आप घटाते हो ना तो उसका प्रेशर बढ़ता है। अगर वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात ये रखनी है कि लॉट ऑफ स्पेस, यहाँ पे क्या होता है? लॉट ऑफ स्पेस होता है, लॉट ऑफ स्पेस होता है इसके बीच में पार्टिकल में। ओके, बहुत सारा क्या होता है? बहुत ज्यादा खाली जगह होती है।
इंटरमोलिकुलर जो इंटरमोलिकुलर जो वो होते हैं, इंटरमोलिक्यूल्स होते हैं या इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो बहुत वीक होता है। तो वीक होता है तो इसका मतलब क्या, इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो इस वजह से ये गैस की एक प्रॉपर्टी। ओके, चलिए इसके बाद एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एवोपरेशन। एवोपरेशन, ठीक है। इस टॉपिक को याद रखो कि वास्तव में एवोपरेशन होता क्या है। ओके, देखिए एवोपरेशन समझा सुना होगा कि एवोपरेशन क्या होता है कि कोई चीज एवोपरेट हो रही है, जैसे आपने सुना एवोपरेशन होता है, जैसे आपने सुना होगा वाटर साइकिल में एवोपरेशन होता है, छोटी क्लास में सुना होगा कि वाटर साइकिल में एवोपरेशन होता है। तो वास्तव में एवोपरेशन है क्या, किसको कहते हैं एवोपरेशन, रेट ऑफ एवोपरेशन किस पे डिपेंड करता है, कैसे है कि एवोपरेशन है क्या। तो एवोपरेशन वो फेनोमेनन होती है कि जब कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो इट इज अ प्रोसेस या फेनोमेनन, प्रोसेस या फेनोमेनन in which process phenomenon in which liquid change into what gas, यानी कब जो जब लिक्विड से कोई चीज गैस में चेंज हो रही है तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, ऑपरेशन। क्या नाम है, ऑपरेशन। आपको याद रख लेंगे। ओके, क्लियर है ना आपको, ठीक है। सुनिए, लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्वेश्चन आएगा बिलो मेल्टिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। अगर हमने वाटर को बॉईल किया तो वो बॉईल करेंगे तो सीधी बात है कि लिक्विड से गैस हो सकता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर कोई चीज इवोपरेट होती है, भाप बन के उड़ती है, तो इवोपरेशन बोलते हैं। जैसे मान लो समुद्र है, एक बहुत बड़ा समुद्र है। अब बहुत बड़े समुद्र में क्या होता है, पानी तो भाप बन के उड़ता है। अब पानी भाप बन के उड़ता है, वहां कोई बॉइलिंग पॉइंट देते हो क्या कि आप लोग हम जाके बॉइलिंग पॉइंट दे दो और वाटर भाप बन के उड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब भी वाटर लिक्विड, यानी जब भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन बोलते हैं। और नहीं होगा तो, अगर होगा तो फिर बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, सीधी बात है। अगर हमने टेम्परेचर दिया उसके बाद ही कोई चीज लिक्विड से गैस में हुई, टेम्परेचर देने के बाद अगर लिक्विड से गैस में हुई तो बॉइलिंग पॉइंट, और लेकिन अगर नेचुरली हो रही है तो इवोपरेशन। आपको समझ आया कि नहीं, क्लियर है एकदम? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन, वो कौन से फैक्टर होते हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब कि एरिया, अगर मान लो सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जैसे मान लो एक छोटा सा तालाब है तो वहां पे इवेपोरेशन कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। और एक बहुत बड़ा समुद्र है तो वहां पे इवेपोरेशन क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, वहां पे ज्यादा होगा। ओके, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। कैसे, जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा होता है उस दिन रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है, यानी पानी सॉरी लिक्विड, लिक्विड से गैस ज्यादा बनेगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो लिक्विड से गैस ज्यादा बनेगा, लिक्विड से गैस ज्यादा बनेगा तो वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होगा तो ऊपर जाके कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बनेंगे तो बारिश होगी। दैट मीन टेम्परेचर के बढ़ने से सीधा बारिश के ऊपर इंपैक्ट है। कई बार आप देखते हो ना कि जिस दिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ तो आज बारिश आने की संभावना। इसका मतलब सेम है कि इसका टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब लिक्विड से गैस ज्यादा बनेगा, गैस ज्यादा बनेगा तो इवेपोरेशन सॉरी कंडेंस होगा, ऊपर जाके क्लाउड में जाके कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो फिर प्रेसिपिटेशन होगा और बारिश आएगी। ओके, और अच्छा सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या होगा, ह्यूमिडिटी। क्या होगा, ह्यूमिडिटी। अच्छा ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, यानी एयर के अंदर जो वाटर का अमाउंट प्रेजेंट होता है ना उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी होगी तो इवेपोरेशन सीधा इंपैक्ट करता है। और फोर्थ पॉइंट क्या, विंड। फोर्थ क्या, विंड। ये फोर, विंड भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये केवल 4 पॉइंट है जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। ओके, चलिए आप राइट कर सकते हैं, राइट कर लीजिए। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन। कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन।
कि एवापोरेशन का कूलिंग इफेक्ट क्या बोलता है। तो सुनिए मेरी बात गौर से। भाई लिक्विड के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। क्या चाहिए, लेटेंट हीट। अगर लिक्विड के लिए लेटेंट हीट चाहिए, किसके लिए, इवेपोरेशन के लिए। भाई इवेपोरेशन होगा तो लिक्विड के लिए लेटेंट हीट की आवश्यकता है, और लेटेंट हीट की आवश्यकता है तो इससे क्या होगा कि ये ना कुछ हीट लेगा, यानी क्या लेगा, हीट लेगा चीजों से, अपनी सराउंडिंग से, यानी अपने सराउंडिंग के चारों तरफ से कुछ हीट को अपने पास लेगा। इसका मतलब है जो चीजें हैं ना सराउंडिंग से, वो हीट को क्या करेंगी, लूज करेंगी, और वो क्या हो जाएंगे, कूल डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कूल डाउन, ठंडी हो जाएंगी। दोबारा सुनो मेरी बात। किसी चीज इवोपरेशन के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। क्या चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए। अब लेटेंट हीट चाहिए तो लेटेंट हीट मिलेगी कहां से, लेटेंट हीट मिलेगी चीजों से, और लेटेंट हीट चीजों से मिलेगी, वस्तुओं से मिलेगी, हमारे चारों जो भी है। और वस्तुओं के अंदर कहां से आएगी, उसकी सराउंडिंग से आएगी। अगर सराउंडिंग से लेटेंट हीट आ जाएगी तो उसके कारण क्या होगी, सराउंडेड अपनी हीट को लूज कर देगा, और सराउंडेड अगर अपनी हीट को लूज कर देगा तो वो कूल हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट ऑफ वेपोरेशन। ओके, आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्या है, कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन। अच्छा ये आपने पढ़ा कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन ये होता है कि जब कोई चीज गैस से लिक्विड में चेंज हो रही है। सुनो मेरी बात, अगर कोई चीज गैस से किसमें चेंज हो रही है, लिक्विड में। किसमें चेंज हो रही है, लिक्विड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आई होप आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, उसको आप क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे। अगर उसे कंडेंस करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। लिक्विड मतलब वाटर में चेंज हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं, तो ये कंडेंसेशन। इसके बाद एक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका सब्लिमेशन। क्या आता है, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है कि जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही हो। किसमें, यानी जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट किसमें चेंज हो रही है, गैस में। अच्छा मुझे एक बात दो, आपने सुना है कैम्फर, जिसे बोलते हैं कपूर। अगर कपूर सॉलिड है, अगर कपूर को जलाते हो तो लिक्विड गैस बनता है सीधा। यानी जब कोई चीज सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने बिना लिक्विड, अगर कोई चीज डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनती है बिना लिक्विड में आई तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। आपको समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अच्छा इसके बाद जो आता है वो आता है टेम्परेचर को मीजर कैसे करें। टेम्परेचर मीजर, टेम्परेचर मीजर, ठीक है, कि टेम्परेचर को मीजर कैसे करते हैं। अब मुझे बता दें, जो एसआई यूनिट जो टेम्परेचर की वो कौन सी है। भैया एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर की वो क्या है, सबको पता है क्या होनी चाहिए, बोलो, केल्विन। क्या होनी चाहिए, केल्विन की होती है। अच्छा अगर ऐसा यूनिट के होती है, और सिंबल क्या है, के सबको पता है। और जो 273 है, यानी 273 क्या है, वो 273 फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 273 है कि फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है, यानी ध्यान रखना कि 273 के जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट। और 273 के को कैसे डिफाइन करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें तो कितना हो, 373 के, क्योंकि जी पता है ना, अरे ऐसा ना 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब मान लो 273 के है, 273 केल्विन। अगर 100 डिग्री हो जाए सेल्सियस तो 100 इसमें ऐड कर दो तो कितना, 373 के हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछने लगे बताओ कि केल्विन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप बताएंगे 373। आपसे पूछने लगे बताइए वाटर का सेल्सियस में बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप बताएंगे 100, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। इस बात को याद रखना। समझ आया कि नहीं। अच्छा इसके बाद आता है डिग्री सेल्सियस। क्या आता है, डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस को कुछ नहीं करना आपको, डिग्री सेल्सियस सीधा मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि डिग्री सेल्सियस को और 273 के साथ ऐड कर देना है तो क्या आ जाएगा, केल्विन। और जो कि हमने अभी चेंज किया है। एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर ना, आप एक बार राइट कर लीजिए इसको। ठीक है, राइट हो गया, ओके आइए। देखिए अब आता है हाउ कैन मैटर चेंज देयर स्टेट, यानी मैटर अपनी स्टेट चेंज कैसे करता है,
यानी मैटर अपनी स्टेट चेंज कैसे करता है। अब सुनिए मेरी बात गौर से, सुनिए। दो करता है, हीटिंग करता है और कूलिंग करता है। क्या करता है? हीटिंग। एक तो हीटिंग करता है और एक क्या करता है? कूलिंग करता है। ये दो चीजें याद रखना, कि हीटिंग करते समय करता है और एक कूलिंग करते समय करता है। कैसे? सुनिए, मान लीजिए ये क्या है? सॉलिड, ये क्या है? लिक्विड, और ये क्या है? गैस। सुनिए वर्ड्स, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में लेके आना है कोई चीज, सॉलिड से लिक्विड में लेके आना है, मान लीजिए हमारे पास वाटर, सॉरी 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 ये आइस है, आइस से हम लिक्विड में लाएंगे तो वाटर, और इसे चेंज करेंगे तो वाटर वेपर, वाटर वेपर। ओके, चलिए सुनिए ध्यान से, ये आइस है, ये वाटर है, ये वाटर वेपर है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। अब क्वेश्चन आता है कि चेंज कैसे करते हैं, और मैंने बताया दो, हीटिंग और कूलिंग। अब सिंपल होती है, अगर मुझे सॉलिड को लिक्विड, मान लो सॉलिड को लिक्विड बनाना, आइस से वाटर बनाना, तो क्या करना पड़ेगा भाई? सीधा कंसेप्ट, मुझे हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा ना। अब गर्म कैसे? कि अगर मैं गर्म कर दूंगा तो आइस मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। अच्छा, मुझे अगर वाटर को गैस में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करूंगा? वाटर को गैस में करना, क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी हीटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हीट, गर्म कर दूं। अरे वाटर को, जैसे पानी, अब पानी को लिक्विड है, उसे हम गर्म करेंगे तो गैस बनती है, नहीं बनती? तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? कूल कर दो। क्या कर दो? कूलिंग कर दो। अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो क्या कर दो? कूलिंग कर दो। तो ये ध्यान रखना, ओके, कि अगर सॉलिड से लिक्विड तो हीटिंग, लिक्विड से गैस तब भी हीटिंग, गैस से वाटर लिक्विड तो कूलिंग, और सॉरी लिक्विड से सॉलिड तब भी क्या? कूलिंग। ये बात आप याद रखना, इसको आप राइट कर सकते हैं, आप लिखिए इसको, ठीक है। क्लियर है ना? चलिए, अब जो बात करते हैं आगे वो आएगी। आप सिर्फ अगला क्वेश्चन आपके लिए पूछता हूं, और मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन को बताना अच्छे से, कि आप मुझे बताइए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड किसे कहते हैं? कि सॉलिड का, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया था मुझे बताओ। मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया था कि अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है किसी टेम्परेचर पर, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड कैसे बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे भाई, कोई चीज सॉलिड से मेल्ट हो रही है लिक्विड में, क्या हो रही है? सॉलिड से कोई चीज चेंज हो रही है लिक्विड में, किसमें? 180p, 180p। ओके, यानी सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड में चेंज होती है किस पर? 180p, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है ना, तो उसे बोलते हैं उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। और 180 भी पता है ना किसके बराबर होता है? 760, ये होता है 760 mmHg, यानी इतना होता है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 760 mmHg यानी मरकरी होता है। इस बात को आप याद रख सकते हैं, ओके। अच्छा, सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अभी आप कमेंट करके बताएंगे कि अभी जो मैंने बताया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो क्या होता है। क्लियर है ना? अच्छा, फ्यूजन का मतलब मैंने क्या बताया था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने बताया था, अगर कोई चीज 1 kg ऑफ सब्सटेंस सॉलिड चेंज, 1 kg ऑफ सब्सटेंस ऑफ सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑन सेम टेम्परेचर, तो वो तो होता है क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहां हमने क्या पढ़ा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो सेम ही, कि यहाँ पे 1 यूनिट है केवल, क्या है? 1 यूनिट मास, क्या है? 1 यूनिट मास। यानी सिंपल बोलेंगे, अगर कोई चीज, क्या बोला कि फ्यूजन में क्या बोला था कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा 1 यूनिट ऑफ मास, 1 यूनिट ऑफ मास। अगर 1 यूनिट ऑफ मास सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी 1 यूनिट ऑफ मास सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो जो एनर्जी, जो हीट की रिक्वायरमेंट है ना, उस हीट की रिक्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आपको समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? अरे क्लियर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे एक याद रखने वाला पॉइंट क्या है? याद रखने वाला पॉइंट केवल है कि वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ओके नहीं, यानी वही जो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वही होगा केवल।
यानी मेल्टिंग पॉइंट वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ही अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो 1 यूनिट ऑफ मास केवल, तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर है ना आपको। चलिए अब इसके लिए एक टॉपिक, एक बहुत ही, इसको मैं इरेज करता हूं और एक बात ध्यान रखना, अब जो मेन निचोड़ है ना कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, वो सारा कंसेप्ट एक सिंगल उसमें आ जाएगा। देखिए ध्यान से सुनना, और इस टेबल को बड़े ध्यान से रखना। ओके चलिए देखिए, यहां ले लीजिए आप सॉलिड, यहां ले लीजिए आप लिक्विड, और यहां ले लीजिए आप गैस, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था सॉलिड से लिक्विड में चेंज होते हैं तो बोलो क्या बोलते हैं, बोलो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, मेल्टेड, क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, सही है। अच्छा, लिक्विड से गैस, वो भी मेल्टिंग था ना, अगर कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी तो उसे क्या बोलेंगे, बोलिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी तो उसे बोलेंगे वेपराइजेशन, क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। अच्छा, अगर कोई सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगी तो बताया था सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, क्लियर है। अच्छा, एग्जांपल बताऊंगा सबकी, ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज गैस से, मान लो हमारे पास गैस है और गैस से वो क्या हो रही है, सॉलिड, अगर गैस से सॉलिड हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिपोजिशन, क्या बोलेंगे, डिपोजिशन, क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड कैसे होगी बोलो, अगर कोई चीज लिक्विड से सॉलिड होगी, क्या होगी, लिक्विड से सॉलिड होगी तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड होने को बोलेंगे फ्रीजिंग, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। अगर गैस से लिक्विड, अब ये आपको बताना है, 1 मिनट पॉज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर कोई गैस से लिक्विड होगी, अगर कोई चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम क्या, उसे बोलेंगे हम सॉरी, गैस से लिक्विड में तो उसे बोलेंगे कंडेंसेशन, क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। तो ये टेबल आप याद रखना, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। इस बात को आप याद रख सकते हैं। एग्जांपल लो, एग्जांपल सुनो ध्यान से, सॉलिड से लिक्विड, मान लो आइस है, क्या है, आइस, आइस को मेल्ट कर दो, वाटर बन जाएगा, वाटर को क्या कर दो, हीट दे दो, वेपर दे दो, तो वेपर करके क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। अच्छा, सॉलिड है, कैम्फर बोला था, कैम्फर कपूर, उसको क्या दे दो भाई, हीट दे दो, तो क्या बनेगा, गैस बनेगा, सब्लिमेशन का एग्जांपल है। अच्छा, तो गैस से लिक्विड क्या बन सकता है, वाटर वेपर, कंडेंस कर दो, वाटर बन जाएगा, वाटर वेपर को दोबारा से क्या कर दो, फ्रीज कर दो, आइस बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। और अगर गैस को, सॉरी, अगर सॉलिड से गैस का एग्जांपल सब्लिमेशन है, कैम्फर। अब मुझे सिर्फ एक एग्जांपल दो, गैस से लिक्विड होता है, वो होता है ड्राई आइस, क्या होता है, ड्राई आइस, ड्राई आइस, जिसे बोलते हैं CO2, क्या बोलते हैं, CO2, यानी जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है, गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, और इसकी केवल 2 प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो इसके लिए बचा है आपका BEC, और एक इसके लिए है प्लाज्मा। BEC मतलब बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, और प्लाज्मा एक ये, यानी टोटल स्टेट ऑफ मैटर 5 है, लेकिन हमें स्कूल लेवल में केवल 3 पढ़ाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये केवल 2 हो रहे हैं, एक देखो, एक को दिख रही है BEC और दूसरा है प्लाज्मा, इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने ये बताया था ना, एक बार इसे आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं BEC, बोहर आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको फाउंड करने का जो श्रेय है, इसका जो मोट है, वो जाता है सत्येंद्र नाथ टैगोर को 1920। कब, 1920, और ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने अपनी कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन कर कैलकुलेशन पर ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन पर और ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेट ऑफ मैटर एक और बताया, और स्टेट ऑफ मैटर क्या था, वो था BEC,
वैसे 3 होती है लेकिन एक चौथी बताई जिसे बोलते हैं बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये सत्येंद्रनाथ टैगोर ने 1920 में बताया कैलकुलेशन थोड़े। अब वास्तव में ये है क्या कि ये जो बीईसी कब बनती है, यानी बीईसी इज फॉर्म्ड, बीईसी इज फॉर्म्ड, ये कब फॉर्म्ड होती है, यानी बीईसी जब बनती है जब आप कूलिंग ऑफ गैस करते हो, बाय कूलिंग ऑफ गैस, यानी गैस को कूलिंग करते समय, गैस को कूलिंग करते समय जो बनती है, तो क्या बनती है, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट बनती है। यानी बीईसी कब फॉर्म होती है, बीईसी तब फॉर्म होती है जब आप गैस को क्या करो, कूल करो, गैस को क्या करो, कूल करो, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर। किस पर, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर। अगर बहुत कम डेंसिटी पर अगर कूलिंग करते हो किसी गैस को तो आपको क्या प्राप्त होता है, बीईसी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बीईसी। क्लियर हुआ कि नहीं हो, क्लियर है ना। तो इसको बोलते हैं हम क्या, बीईसी। और लास्ट जो वर्ड है वो क्या होता है, प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक है ना। तो प्लाज्मा भी क्या है, ये मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का, इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है ना कि आपसे पूछेगा, सिंपल पूछे बीईसी क्या, तो बीईसी भाई गैस को कूलिंग करते हैं बहुत एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, तो आपको बीईसी प्राप्त होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का और किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का और आइंस का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ओके, यू कैन राइट, आप लिख लीजिए इसे। और प्लाज्मा नेचुरली अकरिंग होता है, यानी प्लाज्मा क्या है, नेचुरली अकरिंग है स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है ना। ओके चलिए, तो आज का ये चैप्टर यहीं पर क्लियर होता है। इसके क्वेश्चंस आंसर हैं या फिर जो नेक्स्ट चीजें हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हुआ है कैसा भी, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में लिंक यानी नीचे हमने डिस्क्रिप्शन एक लिंक दे रखी है, उस लिंक में अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो वास्तव में सही लगी कि नहीं लगी। ओके, इस बात ओके, तो थैंक यू।